हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। एक बार जरा बच्चा आप लोग मुझे कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। बताइए भाई जरा, एक सेकेंड का भाई, मैं बस आप लोगों के थोड़े से कमेंट सेट कर लेती हूँ। ओके जी, तो चलिए भाई आज की क्लास की शुरुआत। तो जैसा कि बच्चा हम सबको पता है कि क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं महादेव के नाम के साथ में। तो मेरे साथ में एक बार सारे बच्चे जरूर बोलेंगे, काल हरा, रोग हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। और एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल थॉट आप सबके लिए कि कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो लिखनी पूरी किताब बाकी है। तो भाई एक बार जरा जोरदार तरीके से आप लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे और देखते हैं कि बच्चा आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। जो भी बच्चे नए हैं आप लोग बच्चा पेड क्लासेस के लिए प्ले स्टोर से आरती मैम साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारा फ्री कंटेंट भी आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिलेगा। और साथ ही साथ बच्चा आप लोगों को बैच है संकल्प 2.0, इससे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं लोग आपसे क्लास के लास्ट में बात करूंगी, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार देख सकते हो, ये सारा कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। अब क्लास पर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चा आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। ठीक है, आपकी क्लास की पीडीएफ और पेड बैच में बेटा है, सब कुछ है, सारी पीडीएफ मिलती है आपको। वॉइस स्लो है बेटा, मेरे यहाँ से कोई स्लो नहीं है। तो क्या होगा बच्चा, आपका वजन जो होगा बच्चा घट जाएगा, ठीक है। आपका वजन क्या होगा बच्चा, आपका घट जाएगा। ओके, अगर जैसे मान लिया नॉर्मल इस स्पीड से आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, अगर मैंने अर्थ की स्पीड को बढ़ा दिया तो हमें अपने भार में कमी महसूस होगी। अच्छा, अगर हमें अपने भार में कमी महसूस होगी तो इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी पर इफेक्ट पड़ेगा। भाई हम अपने आप को भारी या हल्का कम महसूस करते हैं ग्रेविटी के कारण। जितना ज्यादा जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हम वहां पर हमें उतने ही अपने भार में क्या होगी, अधिकता महसूस होगी। जैसे अगर मैं आपको चंद्रमा पर ले जाऊं, है ना, मान लिया भाई आपने अपना यहाँ पर वजन किया तो आपका 100 किलोग्राम आया, लेकिन चंद्रमा पर जब आप जाते हो तो आपको अपने भार में कमी महसूस होती है। ऐसा नहीं होता कि कम हो गया, वो 100 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन आपको कमी महसूस होगी। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। यानी हमारा जो भार है हमें किसके कारण आपका महसूस होता है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी के बारे में बताने वाले आपके कौन थे, न्यूटन साहब थे। न्यूटन साहब ने ग्रेविटी के चक्कर में आधे से ज्यादा फिजिक्स लिख दी, है ना। हमें भी मन करता है सेब सर पर गिरा था उठा के खा लेते, काहे इतना दिमाग लगाया, है ना। अब मान लिया कि भाई वहीं पर अगर किसी इंडिया के किसी छोटे से गांव में किसी बच्चे के सर पर, मतलब जो बिल्कुल देहात आपके हमारे जो लोग होते हैं, ठीक है, किसी के सर पे आपका सेब गिर जाए, है ना, और वो पूछने लगे अपने घर वालों से कि सेब नीचे क्यों गिरा, तो बताए बच्चे को क्या सोचेंगे, अरे इसको कोई भूत प्रेत आ गया, इसको भैया कोई झाड़ा वाड़ा लगवाओ, कैसी बात कर रहा है, कोई चीज गिरी है ऊपर से गिरी है तो नीचे ही आएगी ना, इसमें क्या दिमाग लगाने वाली बात है ना। तो झाड़ फूक करवाने लग जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा भैया, आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है हमारे टाइपिस्ट साहब ने। देखते हैं, ओजोन मंडल किस विकिरण की वृहत मात्रा की भेदन क्षमता को रोक देती है। मतलब इनमें से कौन सी रेज को रोकने का कार्य करती है, कौन बच्चा, आपकी ओजोन लेयर। ओ बेटा, एएलपी की वैकेंसी मार्च में ही सुनने में आ रहा है फिलहाल तो, बाकी लिखित में तो अभी कुछ नहीं आया, बताइए। ना ना बेटा, मेरी उसमें सिर्फ आपकी साइंस है बेटा, सिर्फ साइंस पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। ओजोन मंडल आपकी किस विकिरण, भाई टीचर्स को अगर हायर करूंगी तो पैसा कौन देगा, है ना। मैं तो चलो तुम्हें लॉस में करके फ्री में पढ़ा दूं, कैसे भी पढ़ा दूं, है ना। एक बात बताओ, बस यूट्यूब क्लास का तुम कौन सा मुझे पैसा दे रहे हो। और अगर मैं आपसे बात करूं, भाई मुझे तो डेली कंटेंट टाइप कराना पड़ता है, मुझे तो डेली पैसे देने पड़ते हैं उसको। ओके, और दो चार पैसे और भी अलग से जाते हैं, कोई थंबनेल वाला हो गया, कोई कुछ हो गया, ठीक है। इतना सारा काम अकेले ना तो मैं मैनेज कर पाऊंगी, बहुत सारा काम फिर भी अकेले मैं मैनेज करती हूँ। तो चलो मैं खुद तो लॉस में जा सकती हूँ, पर किसी दूसरे टीचर को थोड़ी। आप लोग पता है, आप लोग बहुत लॉजिकल या प्रैक्टिकल चीजें नहीं सोचते हो। आप लोग सोचते हो कि यार अरे फलाना फ्री में पढ़ा रहा है। भाई फ्री में तो कोई नहीं पढ़ा रहा तुमको, है ना। जहां कोई चीज तुम्हें फ्री में मिल रही है वहां प्रोडक्ट तुम खुद हो, इस बात को मान लो। ये मार्केट की बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है
है ना। जैसे भाई मान लिया अगर मैं आपको बोलूं कि भाई YouTube हमें कितना पैसा देता है, अगर मैं आपको बोलूं YouTube महीने में उतना पैसा नहीं देता है टीचर को जिससे टीचर के घर का खर्चा भी निकल सके, मतलब आम खर्चा भी निकल सके। बहुत कम है इंडिया में पैसा YouTube से, ये बहुत बड़ा मिथ है। जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स होंगे, जिनके मिलियंस में व्यूज होंगे, उनकी बात अलग है, बट भाई एक नॉर्मल टीचर या एक नॉर्मल छोटे प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लूं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, तो मत करना। इंडिया में ज्यादा पैसा नहीं है यूट्यूब के जरिए, ये मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, ठीक है। तो पराबैंगनी रेज जो होती है, जो पराबैंगनी किरणें होती है, इनको रोक लेता है। अब कुछ समय पहले बच्चा हमारी ओजोन लेयर में छेद हुआ था। अब छेद हुआ तो बिल्कुल ऐसे हुआ कि अगर छाते में छेद हो जाए तो धूप नीचे आएगी, उसी तरह से क्या हुआ, यूवी रेज हमारी पृथ्वी तक आनी शुरू हो गई, जिसके कारण, ठीक है, आपसे पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग आपको खुद की एमबी मतलब बच्चा दे रहे हैं। एमबी क्या होता है भाई, ये इतनी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चा, क्या जिस तरह से आपके छाते के अंदर छेद हो जाए तो भाई पृथ्वी तक धूप आ जाएगी, मतलब आपके शरीर पर धूप पड़ेगी, वैसे ही अगर ओजोन लेयर में छेद हो गया तो पृथ्वी तक यूवी रेज आनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण एलर्जी की बीमारियां और आगे चलकर स्किन कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ सकती थी। इसीलिए हमने इसके लिए आपका क्या बनाया, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस पर कंट्रोल करना जरूरी था। और साथ ही साथ बच्चा आपकी CFC को बंद किया गया कि CFC जिस भी चीज में यूज होगी उसको हम यूज नहीं करेंगे। CFC की जगह हमने HFC का इस्तेमाल करना शुरू करा, और जिसकी वजह से ओजोन लेयर में अब धीरे धीरे बच्चा काफी सुधार हो गया। और आपको एक और चीज बताऊं, जो ये कोरोना वाला साल रहे ना हमारे, जो 2 साल रहे हैं, उस समय पर ओजोन ने अपने आप को सबसे ज्यादा हील किया है। हमने कितने भी नियम बनाए, हमने कितने भी बेसिकली आपकी बैठकें बिठाई एक तरह से, उतना ओजोन लेयर पे इफेक्ट नहीं पड़ा जितना इस 2 साल में पड़ा था पिछले। तो भाई नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो बेसिकली खुद को हील करती है, अपने आप को हील करने के तरीके वो खुद ही ढूंढ लेती है ना। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर इनमें से कौन कार्य करता है। इंटरनेट मेगाबाइट, अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। विजीत, पता होता क्या है, ये बातें ना बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आम जिंदगी में पता है क्या होता है, आम जिंदगी में जो बच्चा एक घर होता है ना, वो पैसे से ही चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे मेल है या फीमेल, अगर कोई काम कर रहा है तो हर इंसान ये सोचता है कि यार मैं 2 पैसे के लिए काम करूं। इसमें कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए कि भाई हम अपना समय दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें बाद में आउटपुट मिलना चाहिए। तो मैं तो देखो, अगर कोई भी पेड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, वो महंगे हैं ही नहीं। अगर आप किसी पर जाते हो और आप वहां पर जाते हो कि यार IAS का कोर्स है, तो कितना 30,000 35,000 में मिल जाएगा। आप जाओ एक बार CP में जाकर देखो, आप लक्ष्मी नगर में जाकर देखो, आपको 2.5 लाख की कोचिंग कराई जाती है, और सिलेक्शन की गारंटी तो वो भी नहीं लेते। सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं ले सकता, सिर्फ खुद, सिवाय आपके। आप खुद ही अपना सिलेक्शन कराते हो और खुद ही सिलेक्शन से पीछे हटते हो। इस बात में मैं तो हमेशा बच्चों को पहले से ही बोलती आई हूं कि भाई मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही है ना। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर इनमें से बच्चा आपका कौन कार्य करता है, रॉकेट, ठीक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर इनमें से आपका कौन कार्य करता है, रॉकेट। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो आपका संवेग होता है वो इक्वल होता है। टकराने से पहले और टकराने के बाद बच्चा आपका संवेग यानी मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय किस तरंग द्वारा अधिक प्रमाणिक होती है। हालांकि बच्चों का लिंग निर्धारण इंडिया में पूरी तरह से बैन है। यदि आपको अपने आसपास कोई भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बच्चे का जेंडर चेक कराना चाहते हैं, यानी वो लड़का है या लड़की है चेक कराना चाहते हैं, तो आपको तुरंत रिपोर्ट कर देनी चाहिए, पुलिस को बता देना चाहिए। भाई अगर तुम्हारे घर में 2 लड़कियां हैं 3 लड़कियां हैं तो बच्चे मत पैदा करो ना अब तुम, है ना। ये लड़के वाली जो भूख है, हाय हाय लड़का, हमारा वंश नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इन सब चीजों से हमें ऊपर उठकर सोचना होगा। जैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ सुष्मिता सेन का, है ना। सुष्मिता सेन आपको पता है भाई मिस यूनिवर्स रही है, दुनिया भर में नाम है, दुनिया भर के लोग जानते हैं। भाई मुझे तुम्हें कितने लोग जानते होंगे, है ना, इक्का दुक्का 10-12 लोग जानते होंगे, चलो, है ना, लेकिन उसको दुनिया भर के लोग जानते हैं ना। शादी करी, ठीक है, हम हमारी तो सोसाइटी में रहते हैं ना भाई, वो लोग भी इंडियन सोसाइटी के ही हिस्सा है। और क्या करा, 2 लड़कियां अडॉप्ट की, ना कि लड़के, है ना। तो ये सब जो लोग होते हैं ना, ये एक्चुअली में सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो बॉयज और गर्ल्स वाला सीन है ना, इसको दिमाग से बाहर निकालो। फॉरेन कंट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आपके बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं,
ठीक है, इसमें इन सब चीजों को हमको थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचना शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चा आपका आंसर होगा क्या, अल्ट्रासाउंड, है ना। हम लोग किसका बच्चा आपका, अल्ट्रासाउंड वेव्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बच्चों के जो जैसे देखा होगा ना आपने कि भाई हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं ना, L1 L2 इस तरह से आपके आजकल नाम लेते हैं। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बेसिकली ये टेक्निक बनाई गई थी कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो ढंग से हो रहा है। एक और तरीका होता है आमनियोसेंटोसिस, वो भी बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जीन्स की में अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, बट लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना शुरू कर दिया, जो इंडिया में बैन ही है, सजा हो सकती है, जेल हो सकती है अगर किसी का पता लग जाए तो। और अब ऑब्वियसली बात है भाई, बिना डॉक्टर के तो इन सब चीजों का पता नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका क्या रहेगा, लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। फोकस ऑन क्लास यार, बेटा ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से पढ़ाती आई हूँ। शुक्ला जी पढ़ काहे रहे हो, फिर बच्चे ही पैदा कर लो ना तुम, बच्चे पैदा करने के लिए कौन सी पढ़ाई की जरूरत है, वो तो तुमको आता ही होगा, है ना। काहे पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी नाकरी की काहे जरूरत है तुमको, मत करो ना फिर तुम, छोड़ दो बेटा, कोई फायदा नहीं है नौकरी नाकरी करने का, है ना। देखो एक चीज ना बहुत क्लियर है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, हम लोग बेसिकली वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं अपने अंदर, है ना, बहुत ज्यादा हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। लड़कियों ने एक बड़ी ही बेकार चीज लड़कियों के दिमाग में आ चुकी है, इक्वालिटी। इक्वालिटी सरकार सोसाइटी ने बनाई थी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समाज में लड़कों के बराबर दायरा मिलने के लिए, कि भैया जिस तरह से लड़के इंसान है, जैसे पहले लड़कियों पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे, मार दिया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, समाज में उतना वैल्यू नहीं दी जाती थी, तो अब ये सब वैल्यू दी जाती है। लेकिन लड़कियों ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गलत इस्तेमाल करने में। भाई तुम बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे ना, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, मैं खुद एक एडटेक कंपनी का हिस्सा रही हूँ भाई, उसमें मैंने बड़े बड़े एडुकेटर, फीमेल एडुकेटर, जिनको हजारों की संख्या में बच्चे सुनते हैं, जिनको हजारों की संख्या में बच्चे फॉलो करते हैं, है ना। और भाई बेसिकली आपको जब तुम्हें देखोगे ना, कोई छोटी पार्टी हो, कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो, तो भी उनके हाथ में बियर होती है ना, उनके हाथ में ग्लास में शराब अपना उनकी चल रही होती है। सिगरेट की ऐसी आदतें हो गई है लड़कियों को कि भाई वो बिना सिगरेट के जिंदा नहीं रह पाती। तो बेसिकली अल्कोहल और सिगरेट फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल बैन ही होना चाहिए, मतलब बना ही नहीं है हमारा शरीर उन सब चीजों को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि एक जो प्रकृति ने जो जिम्मेदारी सौंपी है कि भाई इस नेचर को, इस प्रजाति को तुम्हें आगे बढ़ाना है, वो पूरी तरह से महिला पर निर्भर है। तो लड़कियों को तो इन सब चीजों से वैसे भी दूर रहना चाहिए। पर भैया अपनी किसी की सोच, अगर हम किसी को बोलने लगे, किसी को एक दो बात बोल तो पहली बात तो इतना बड़ा मुंह बन जाएगा, है ना, अरे भैया तू कौन सा मेरी सास नंद लगी है जो मुझे यहाँ सिखाने आ गई, है ना। पहला जवाब तो ये मिलेगा। दूसरा जवाब, भाई किसी को अच्छी बातें वैसे ही पसंद नहीं आती। और फिर सबसे बड़ा आजकल के मुंह पे तमाचा मारते हैं हमारे लोग, अरे मैडम आप तो गंवार हो, आप तो पिछड़े वर्ग से हो, है ना, आप तो बैकवर्ड बातें करते हो, छोड़ो। तो भैया हम चुप ही हो जाते हैं फिर, ठीक है। चलिए अगला क्या है बच्चा आपका, तो आपकी जिसमें हम छोटी छोटी चीजों की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चा आपका, नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी। कौन सा अक्रिय गैस किसी निश्चित ताप पर सबसे अच्छा औसत वेग वाला होता है, कौन सा अक्रिय गैस किसी निश्चित ताप पर सबसे अच्छे औसत वेग वाला होता है। भाई जिन्होंने सेशन को लाइक ना किया हो एक बार जरा लाइक कर देंगे, ठीक है। बहुत बुरी हालत है भाई शहरों में लड़कियों की। और मैं एक बात बताऊं, जो लड़कियां गांवों से शहरों में आई है ना, मतलब जो सच में गोरखपुर से बिलोंग करती हैं, बिल्कुल एकदम बैकवर्ड एरिया से, है ना, जो बिल्कुल एकदम यूपी में बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के आसपास पाई जाएंगी, वो अगर यहाँ जाए ना दिल्ली गुड़गांव में, तो भैया वो बोलते हैं ना कि पंख लग गए, पर लग गए, वो वाली हालत देखिए, मैंने खुद देखी है ना। वो फिर पीने के बाद में, फिर उसके बाद में उल्टियां करती फिरेंगी। भाई लिटरली बता रही हूँ, एक बार हालत ऐसी हो गई थी कि मेरा लिटरली मन कर रहा था कि भाई मैं इस लड़की को 2 थप्पड़ मारूं, सच में बता रही हूँ, ऐसी हालत हो गई थी। मतलब पूरे बाथरूम, तुम सोचो ना कि यार तुम नॉर्मल एक छोटा मोटा फेस्टिवल है, कोई दिवाली है, होली सेलिब्रेशन है ऑफिस के अंदर, उसके अंदर भी तुम शराब पी रहे हो, है ना, उसके बाद में क्या तुम बाथरूम खोलोगे, बाथरूम में उल्टियां ही उल्टियां पड़ी हुई है। भाई लिटरली मेरा मन कर रहा था कि ये जो लड़की उल्टी कर रही है ना, इसको 2 थप्पड़ मारूं खींच के, और इसको अभी इसके घर में फेंक के आऊंगी, भैया इसको रखो, ये क्या कर रही है ना। ये ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को दिक्कत है कि जब तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर ही नहीं सकती, तो क्यों जिद में आ रही हो, क्यों तुम्हें लड़कों की होड़ करनी है उस चीज में, छोड़ दो ना उस चीज को,
है ना। अच्छी चीजों में होड़ करो ना भाई, वो पढ़े लिख रहे हैं या वो उनके विचार अच्छे, अच्छी चीजों को फॉलो करो, नेगेटिव चीजों को भी फॉलो करना शुरू कर दिया, है ना। तो इनमें से कौन सी बच्चा निश्चित ताप पर सबसे अच्छे औसत वेग वाली इनमें से कौन सी होती है बच्चा, आपकी नियोन होती है। कौन सी होती है बच्चा, आपकी नियोन होती है। चलिए पीरियोडिक टेबल में सारी ट्रिक्स आपको बता दी जाएंगी। एथिलीन के साथ क्या मिलाने से एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या ही होगा, है ना। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन बच्चा आपका क्या ही होगा। भाई शराब पीने के बाद जो उल्टी करती है ना लड़कियां, उसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है। सही बता रही हूँ, नॉर्मल उल्टी से कई गुनी ज्यादा भयंकर होती है। बहुत तेज गुस्सा आया था भाई उस दिन लिटरली, कि भाई अगर ये मेरे कुछ रिश्तेदारी में होती या कुछ उसमें होती तो सच में इसमें 2 रैपट लग जाते हैं आज कान पे। वो वाली बोलते हैं ना, हमारे यहाँ रैपट ही बोलते हैं कि 2 रैपट कान पे लगेंगे ना अपना दिमाग सीधा हो जाएगा। वही वाली कंडीशन हुई थी उस दिन। एथिलीन के साथ क्या मिलाने पर, भाई एथिलीन है तो तुम उसमें क्या मिला दोगे, क्लोरीन मिला दोगे। फिर थोड़ा ये था कि अब वो लड़की बच्ची भी थी छोटी सी, मतलब 18-19 साल उम्र होगी उसकी, तो बस इस वजह से भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक गति निष्पादित कर रही है और मध्य स्थिति से गुजरती है तो इनमें से कौन सी ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो इनमें से कौन सी ऊर्जा आपकी न्यूनतम होती है, मतलब भाई आप ये देखो कि अगर कोई आपकी, अगर क्या है बच्चा, अगर कोई आपका ये एक ऑब्जेक्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और जब ये आपकी मिड पोजीशन से बच्चा आपका ये पास होता है, तो इस समय पर सबसे ज्यादा कौन सी इसके अंदर ऊर्जा होगी, तो इस समय इसके अंदर सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होती है। और ये पूरी स्थितिज ऊर्जा को इस समय पर किसमें कन्वर्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अब यहां से इसको मैक्सिमम दूरी तय करनी है, यानी इसको क्या करनी है, गति करनी है। इसी स्थितिज ऊर्जा को ये किसमें बदलता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही तो कहता है कि ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत हमारे पास क्या है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत हमारे पास क्या है, बताइए। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें इनमें से किससे प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें इनमें से किससे प्राप्त होती है, तो भैया कोयले से। किससे प्राप्त होती है, कोयले से बच्चा हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र बच्चा आपका क्या है, तो क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र होता है Na3AlF6। क्या होता है बच्चा आपका, Na3AlF6। एक्वा रीजिया में सांद्र HCl के 3 भाग होते हैं, तो HNO3 के कितने भाग होते हैं। एक्वा रीजिया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोने को घोला जा सकता है। यदि तुम्हारे घर में कोई पुरानी चीज हो ना, दादी की नानी की, वो जैसी हो ना तुम्हारे पास सोने की, ऐसी ही रखना। उसको कभी भी गोल्ड स्मिथ या सुनार के पास ले जाने की गलती मत कर लेना, है ना, क्योंकि सुनार पता है क्या करते हैं, अधिकतर एक्वा रीजिया के सॉल्यूशन में डालते हैं। सुनार भाई देखो, हमें पता है कोई भी चीज पुराने समय पर आपकी ज्यादा प्योर मेटल आपका यूज किया जाता था, अभी तो दुनिया भर की इंप्योरिटीज मिलाते हैं, है ना। अब तो पता नहीं तांबा कितना दे देते हैं, हमें खुद पता नहीं है तांबा दिया या सोना दिया है ना। लिख तो कुछ भी दो किसी भी चीज पर, है ना, लिखा तो होता ही है भैया सब पर, आपको इतना सोना, कौन चेक कराने जा रहा है ना। जैसे मैं ही आपको बताती हूँ कि भाई एक हम चैन वगैरह लेके आए, कुछ समय बाद देखा बहुत काली पड़नी शुरू हो गई, चेक कराने गए उसको तो पता लगा बहुत ज्यादा उसमें इंप्योरिटीज है। फिर उसके पास में गए भाई, वहां पर जब हम गए गोल्ड स्मिथ के पास, उसकी दुकान ही बंद थी। अब बताओ तुम कहाँ ढूंढोगे, किसको कहाँ ढूंढोगे। इसलिए पुराने टाइम में आपने देखा होगा गाँव में देहात में पुराने जो सुनार हुआ करते थे ना, कि भाई इनसे हमारे दादा ने खरीदा, नाना ने खरीदा, उनसे ही खरीदते आते थे, है ना, बदलते नहीं थे सुनार वगैरह को। तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर अगर आपने सोने को डाला तो जो ऊपर वाली लेयर है वो धुल जाती है ना। अब नीचे क्या है, सोना आ गया आपका। सोना क्या है, नोबल मेटल है, वो रिएक्शन करेगा नहीं, तो वो इसलिए तुम्हें चमचमाती हुई कई बार दिखाई दे जाती। अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी बहुत सारे दूसरे तरीके भी होते हैं। अगर तुम किसी भी पुरानी चीज को सुनार के पास लेके गए तो यूं समझ लो आपने कई हजार रुपए का नुकसान कर लिया। मैम कैसे, आपने अक्सर सुना होगा कि जब आप सुनार के पास किसी चीज को लेकर जाते हो तो वो बोलते हैं कि ये जितना वजन तुम देके जा रहे हो इतना वापस नहीं मिलेगा और टांका कटेगा। मतलब तुम अपना सोना भी उसको देकर आ रहे हो और साथ ही साथ जो उसने उसमें बनावटीपन किया है, जो उसने 2-4 उसमें झल्लर लटकाई है, उसका पैसा भी, मतलब पैसा भी देके आ रहे हो और सोना भी देके आ रहे हो। तो इसलिए जैसी जो चीज है उसको वैसे ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। HNO3 कितना होता है बच्चा आपका, 1 होता है। खसरा, चेचक, गलसुआ, मम्स, रेबीज रोग के होने का कारण क्या है। खसरा, चेचक, गलसुआ, मम्स और रेबीज जैसे रोगों का होने का क्या कारण है। और इनमें से भी प्रेजेंट में मम्प्स आपका सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि ये वायरस आपका हवा में फैलता है।
हमारे शरीर में कहां पर बच्चा, सलाइवरी ग्लैंड यानी लारीय ग्रंथियों को ये अफेक्ट करता है। और लारीय ग्रंथि में भी कौन सी, पैरोटिड जो आपकी लारीय ग्रंथि होती है उसको अफेक्ट करता है। गले में सूजन, खांसी के चांसेस होते हैं, कुछ भी खाने पीने में आपको दिक्कत होती है, साथ ही साथ क्या होता है बच्चा, बुखार भी आता है। ओके, तो प्रेजेंट में भी ये वायरस आपका बहुत फैल रहा है। ये सारी की सारी बीमारी आपकी किससे होती है मैम, वायरस से। ठीक है, किससे बच्चा, आपकी वायरस से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा एक बार। क्रिस्टल के रूप में तंबाकू में मोज़ेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किस वैज्ञानिक ने अलग किया था। यानी तंबाकू के अंदर एक बीमारी होती है, एक वायरस होता है बेसिकली TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस। उस वायरस के बारे में इनमें से सबसे पहले किसने बताया था, आपके अडोल्फ मेयर। किसने बताया था बच्चा, आपके अडोल्फ मेयर ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य अग्निशामक में तनु H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है। अगर हम H2SO4 की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो इनमें से बच्चा आपकी कौन सी गैस रिलीज होगी। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करते हैं तो कौन सी रिएक्शन बच्चा आपकी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन बच्चा वहां से आपकी रिलीज होती है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसका इस्तेमाल हम आग बुझाने में करते हैं। जो आप लोग वो दबाते हो ना, फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर होते हैं, ऐसे आपने उसका नोच हटाया, ऐसे क्लिप दबाई, जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन के जरिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कशेरुकी के रुधिर में पाए जाने वाला एक विलय प्रोटीन जिसमें फाइब्रिन नामक सफेद अविलय तंतु में प्रोटीन बनता है जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, क्या कहलाता है। बिल्कुल है अंकित, आपका संकल्प 2.0 बैच है भाई। देखो ग्रुप डी के बच्चे, एनटीपीसी के बच्चे और आने वाली वैकेंसीज वाले बच्चे उससे संकल्प 2.0 से ही जुड़ेंगे, क्योंकि भाई अगला बैच अभी बहुत दिनों बाद आएगा, इतनी जल्दी नहीं आ रहा आपका अगला बैच, है ना। तो उसमें जो आपकी जो 2-4 क्लास हुई है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। हमारे खून के अंदर पाया जाता है फिब्रिन, फिब्रियोनोजिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब कारक पाए जाते हैं जो खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम हो गया, विटामिन के हो गया, फैक्टर 8 हो गया, फैक्टर 9 हो गया, ये सब कारक हैं जो खून का थक्का जमाते हैं। इनमें से हमसे पूछा गया है कि फिब्रिन नामक सफेद अविलय तंतु में प्रोटीन से बनता है, तो क्या बच्चा आपका फिब्रियोनोजन। क्या आपका आंसर होगा, फिब्रियोनोजन। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी, बताइए। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और ये आपकी एंटीबायोटिक किससे बनाई गई थी, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नामक एक फंजाई है, एक कवक है जिससे बच्चा हमने इस दवाई को तैयार किया था। ओके, जिससे हमने इस दवाई को आपका तैयार किया था। ग्रेजुएट की वैकेंसी कब आएगी भैया, वही सब बातें तो मैं आपको बता रही हूँ, जो कैलेंडर मैंने आपके साथ में शेयर किया है उसके हिसाब से ही वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एएलपी की वैकेंसी अगर लेट हुई तो सारी वैकेंसी लेट होंगी, ये क्लियर रखना। अगर एएलपी की वैकेंसी लेट है तो फिर सारी वैकेंसी लेट होंगी। ये वो क्वेश्चन है जो आप आते हुए गलत करोगे। जिस पुस्तक में दुर्लभ पादपों के बारे में सूचना रहती है उसे किस पुस्तक के नाम से जाना जाता है, उसे किस पुस्तक के नाम से जाना जाता है। भाई दीपक कुमार, ये आप क्या आ करके कबूतर को कहां बुला रहे हो तुम, भाई कबूतरबाज थे क्या तुम पहले, क्यों भाई पहले कबूतरबाज थे क्या, जो इतनी देर से कमेंट सेक्शन में आ लिखे जा रहे हो, हैं भाई। उल्टे सीधे कमेंट मत किया करो बेटा, मेरी क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इस तरह की चीजें टॉलरेट पहले से ही कभी कर नहीं पाई हूँ, और ना ही मुझे हंस के टालना आता है। टाल तो देती हूँ लेकिन हंस के तो नहीं टालूंगी। 2-4 तुम गाली वाली सुन के चले जाओगे, है ना, गाली मतलब इन द सेंस वो जो बातें मैं बोलती हूँ वही बहुत है सफिशिएंट, वैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ तो बताइए, रेड 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 रेड, सबका आंसर आ गया मैम, रेड बुक। देखो रेड बुक है आपकी जानवरों के लिए और ग्रीन बुक है आपकी प्लांट्स के लिए, है ना। प्लांट्स के लिए हम लोग ग्रीन बुक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बेसिकली आपके जो प्लांट्स खतरे में हैं उनके बारे में जानते हैं, और जो रेड बुक है उसमें हम एनिमल्स के बारे में जानते हैं। संकल्प 2.0 कब स्टार्ट हुआ है भाई, 3-4 ही क्लास हुई है अभी आपकी, उसमें देख लेना बच्चा। आई थिंक 22 तारीख से शुरू हुआ था, है ना। निम्न में से किस प्राणी में रक्त नहीं होता पर वह श्वसन करते हैं। इनमें से किसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता बट दे कैन रिस्पायर, बट दे कैन रिस्पायर। तो आपका आंसर क्या होगा, बटरफ्लाई। तितली के अंदर ब्लड तो नहीं होता बट लेकिन सांस तो लेती है ना भाई, रिस्पायर तो करती है।
पॉलीसैकेराइड का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, बताइए इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है जो एक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट को। कल मैं चैप्टर भी यही पढ़ाऊंगी आपका, है ना, उसमें न्यूट्रिशन में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड है बच्चा आपका, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो है बच्चा ये आपका एक पॉलीसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड तो बेटा आपके जो ग्लूकोज वगैरह है ये सब मोनोसैकेराइड में तो आते हैं। डाइसैकेराइड को बच्चा हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलना शुरू कर दिया है ना। डाइसैकेराइड को आजकल ओलिगोसैकेराइड, बेसिकली डाइसैकेराइड में क्या हो गया, दो के बारे में बात करते थे और ओलिगो में हम लोग 2 से लेकर 10 के बारे में बात करते हैं, और 10 के ऊपर जैसे ही आपका जाता है तो फिर हम उसको पॉलीसैकेराइड में काउंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। जीवाणु का वह समूह, जीवाणु का वह समूह जो मृदा की उर्वरकता को कम करता है। जीवाणुओं का वह समूह जो मृदा की उर्वरकता को कम करता है या मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी लाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रीफायर। मिट्टी के अंदर नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, और यदि इन बैक्टीरियाज की कमी हो जाएगी तो मिट्टी के अंदर नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में चेंज नहीं होगा, यानी उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। आम भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चा आपका, निम्न में से कौन पानी से अधिक वाष्पशील है क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। पानी से तेजी से इनमें से कौन, एक तरह से आम भाषा में बोलते हैं, उड़ जाएगा, है ना। आपने अधिकतर देखा होगा जैसे हमारे घरों में क्या है, नेल पेंट रिमूवर यानी जो थिनर होते हैं, इन सब में आपका अल्कोहल पाया जाता है, इन सभी में आपका अल्कोहल पाया जाता है। तो हमेशा कहा जाता है ढक्कन बंद करके रखना, है ना, ढक्कन बंद करके रखना, नहीं तो ये उड़ जाएगा। इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि जैसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेम्परेचर इन्हें मिलेगा तो ये इवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये इवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं। लैम्बर्ट नियम इनमें से किससे संबंधित है, लैम्बर्ट नियम इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। लैम्बर्ट का नियम इनमें से किससे संबंधित है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो किससे संबंधित है, लैम्बर्ट का नियम इन्होंने किसके लिए दिया था, ल्यूमिनिटी या प्रदीप्ति के लिए। क्या दिया था बच्चा, प्रदीप्ति के लिए इन्होंने नियम दिया था। जेट इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था, बताइए। जेट इंजन का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था, तो जेट इंजन का आविष्कार बच्चा आपका किसने किया था, सर फ्रैंक हिटल ने। किसने किया था, सर फ्रैंक हिटल ने। बेटा जेट इंजन पूछा है, एरोप्लेन नहीं। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। डायनासोर्स लगभग कितने वर्षों से विलुप्त है, डायनासोर्स लगभग कितने वर्षों से विलुप्त है, बताइए। तो डायनासोर्स लगभग कितने वर्षों से बच्चा आपके विलुप्त है, 65 मिलियन, कितने, 65 मिलियन बच्चा आपके वर्षों से ये विलुप्त है। समतल दर्पण की नाभिक की लंबाई कितनी होती है, जल्दी से बताइए। समतल दर्पण की नाभिक की लंबाई आपकी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की नाभिक की लंबाई कितनी होती है, अनंत। मैम अनंत क्यों, 2, 3, 4 मीटर क्यों नहीं भाई, समतल का मतलब क्या है, देखो आपकी नाभिक की लंबाई का मतलब क्या है, ये नाभिक, और नाभिक की यहां से इस पॉइंट से लेकर इस कार्वेचर की दूरी को, इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, और यही आपकी नाभिक की लंबाई है। अब जब यहाँ पर कोई कर्व ही नहीं है, कोई सेंटर ही नहीं है, तो आपकी कोई दूरी भी नहीं बनेगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि समतल दर्पण के नाभिक की लंबाई क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, बताइए। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट को ही बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसी को बच्चा हम लोग आपका क्या बोलते हैं मैम, इसी को हम लोग आपका वॉशिंग सोडा बोलते हैं। एक सेकेंड, क्या बोलते हैं इसी को बच्चा हम लोग आपका वॉशिंग सोडा बोलते हैं। थोड़ा सा आपका टाइपिंग एरर है, हिंदी इंग्लिश में बता देती हूँ। Na2CO3, देखो हालांकि सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश है,
बता चुकी हूं, ये सोडे की राख है। और धावक सोडा का सही सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, यानी डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। कोड किसकी प्रजाति है? कोड किसकी प्रजाति है बताइए? कोड इनमें से किसकी प्रजाति है? तो कोड बच्चा आपकी किसकी प्रजाति है? मैम मछली की प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है? मैम मछली की प्रजाति है। सबसे छोटे फूल वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटे फूल वाला पौधा इनमें से कौन सा है बताइए? सबसे छोटे फूल वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटे फूल वाला पौधा बच्चा इनमें से कौन सा है? आपका वुल्फिया। कौन सा है बच्चा? आपका वुल्फिया। और यदि पूछा जाए सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, तो आप आंसर लगाएंगे सिकोया। कौन सा लगाएंगे? सिकोया। वुल्फिया का बहुत छोटा सा फूल होता है, बहुत ही मतलब बहुत छोटा होता है यार। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय पदार्थों के उद्योग का विकास किससे संबंधित है? कौन सा रिवॉल्यूशन किया गया था इनके लिए? भारत के अंदर आपका किसके लिए बच्चा? शीतल पेय पदार्थ और इनके उद्योग के विकास के लिए इनमें से हमने कौन सी क्रांति की थी? व्हाइट, ग्रीन, रेड या ब्राउन रिवॉल्यूशन, है ना? तो कौन सी बच्चा आपकी कौन सी क्रांति की गई थी? ब्राउन रिवॉल्यूशन। देखो, गुलाबी क्रांति की गई थी झींगा उत्पादन के लिए, ठीक है। श्वेत है आपकी मिल्क के लिए। ग्रीन तो आपको पता है गेहूं और धान के लिए की गई थी। रेड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फूल बेटा रेफ्लेसिया होता है। जीवाणु संक्रमण को नष्ट करने के लिए किस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से हम किस दवाई का इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के रूप में कर सकते हैं? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के उपचार में हम लोग इनमें से किस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी है? पेनिसिलिन, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसको हम कहां से प्राप्त करते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे मैम पेनिसिलियम नाम की एक फंजाई है जिससे इसको प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो ये तो रटा रटा है, आपका आंसर है हाइड्रोजिनेशन, है ना। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम खाना पकाने वाले तेल को वनस्पति घी में बदल सकते हैं। यूरेनियम अंततः किसके स्थायी आइसोटोप्स में बदल जाता है? यूरेनियम एक क्या है भाई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका मतलब इसमें से हमेशा अल्फा बीटा गामा रेज आपकी निकलती रहेंगी। जब इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहेंगी तो एक लिमिट ऐसी आती है जिसके बाद अल्फा बीटा गामा रेज निकलना बंद हो जाती है। और वो लिमिट होती है जब ये आपका लेड में चेंज हो जाता है। किस में बदल जाता है? अंततः बच्चा ये आपका लेड में चेंज हो जाता है। शहद के मक्खी के विष की प्रकृति कैसी होती है? शहद के मक्खी के विष की प्रकृति कैसी होती है बताइए? चलिए बताइए, शहद के मक्खी के विष की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जिस भी चीज के काटने पर यदि तुम्हें जलन सूजन होती है, आपको एक मतलब चिरमराहट महसूस होती है, तो उन सब का नेचर कैसा होता है? अम्लीय। शहद की मक्खी हो गई, तितैया हो गया, इन सब का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। लोहे में जंग लगाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगाने के लिए हमें इनमें से किस तत्व की आवश्यकता होती है बताइए? ओके स्वागता। चलिए, तो लोहे में जंग लगाने के लिए देखो, अगर लोहे को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो भी जंग लगा लेगा, लेकिन सोने पर सुहागा, अगर उसको पानी भी मिल जाए तो डेफिनेटली लगेगा। अगर उसको पानी भी मिल जाए तो भैया डेफिनेटली लगेगी ही लगेगी। निम्न में से किसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होने के कारण गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है? निम्न में से किसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होने के कारण गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है? तो गुब्बारे के अंदर क्या भरा होता है? आपका हीलियम भरा होता है। ठीक है, गुब्बारे के अंदर बच्चा आपका क्या भरा होता है? हीलियम भरा होता है। ओके, और हीलियम जो होता है हवा से हल्का होता है, इसलिए आपका गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर के लक्षण होते हैं। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर के लक्षण होते हैं बताइए? ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर इनमें से किसकी वजह से होता है? तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है? जब हमारे शरीर में WBC संख्या में ज्यादा बननी शुरू हो जाती हैं। जब हमारे शरीर में WBC संख्या में ज्यादा बननी शुरू हो जाती हैं। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी धातु पाई जाती है? आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी धातु पाई जाती है बताइए?
आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में हम इनमें से किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो किसका? क्रोमियम का। किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चा? क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, कृत्रिम दुनिया के सर्जन की क्षमता प्रदान करती है। कृत्रिम दुनिया के सर्जन की क्षमता प्रदान करती है, बताइए। यानी हमें आर्टिफिशियल, किससे बच्चा? हमें आर्टिफिशियल वर्ड से इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी लिंक करती है? हमें आर्टिफिशियल वर्ड से इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी लिंक करती है, बताइए। तो आर्टिफिशियल वर्ड से बच्चा आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी हमें इनमें से लिंक करती है बच्चा? 3D टेक्नोलॉजी। कितनी बच्चा आपकी? कौन सी? 3D टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट करती है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? यानी पृथ्वी भी आओ बहन चुगली करे, है ना। हमारी जो धरती माता है वो भी बेसिकली आओ बहन चुगली करे के रूप में देखी जाती है। भाई बहन जब बना लिया तो फिर तो आओ बहन चुगली करे आएगा ही आएगा, है ना। दो औरतें चुप बैठ जाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर दो औरतें साथ में बैठी हुई हैं और वो एक दूसरे को जानती हैं, और अभी तो आपका रूल आ गया है जानने वाला, पुराने समय में तो ना भी जानती हो तो भी बातें किया करती थी, है ना। भैया हमारी बहू तो ऐसी है और हमारी बेटी का जो पति है यानी हमारे बेटी के ससुराल वाले बहुत बुरे हैं और हमारी बहू बहुत बुरी है। देखो, जब एक औरत सास थी, है ना, तो जब एक औरत बेसिकली बहू थी तो उसकी सास बहुत बुरी थी, है ना। जब एक औरत सास बनी तो उसकी बहू बहुत बुरी हो गई। उसकी बेटी जिस घर में गई है उसके ससुराल वाले बहुत बुरे हैं, उसके घर में जिसकी बेटी आई है वो बहू बहुत बुरी है ना। तो औरतों का जो दिमाग होता है ना वो बेसिकली बड़ा साइकोलॉजिकल अलग तरीके से भगवान ने बनाया है इसको। तो खास तौर पे कमियां ज्यादा देखती हैं एक दूसरे की, अच्छाइयां कम देखती हैं, है ना। ये वाली चीज थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है मुझे, थोड़ा सा आई थिंक चेंज करना होगा हमें। अगर सोसाइटी को चेंज करना है तो औरतों को थोड़ा सा ऐसा बनना पड़ेगा कि यार पॉजिटिविटी क्या है ना, सामने वाली बंदी के अंदर अच्छाई क्या है। जैसे मान लिया भाई कोई बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी है, सिगरेट पीती है, शराब पीती है, लेकिन यार लगती बहुत बढ़िया है ना, रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है बंदी का, जब बोलती है तो बहुत अच्छा बोलती है, तो ये पॉजिटिविटी हो गई। तो हमें उस पॉजिटिविटी को देखना चाहिए, है ना। आओ बहन चुगली करे से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। तो हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है? शुक्र। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, क्या बच्चा, कि किस प्लेनेट का कलर क्या है? तो उसको याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, लाल है मंगल, शनि है काला और अरुण पर हरियाली है। हम है नीले यानी पृथ्वी का कलर नीला है, पति है पीले यानी बृहस्पति का कलर पीला है, शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र का कलर आपका चमकीला है, लाल है मंगल, मंगल जो है बच्चा आपका लाल है, ठीक है, मंगल जो है बच्चा आपका लाल है। बेटा इसके बाद 10 मिनट शो आज लगा हुआ है जिसमें मैं इंपोर्टेंट लेक्स आपको कराने वाली हूँ, है ना, महत्वपूर्ण झीलें, और गारंटी है इस बात की उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेक से नहीं जाएगा। कोशिश करूंगी 10 मिनट शो आपका मतलब रेगुलर नहीं, आपका डे बाय डे हो सके। ओके, तो भाई बेसिकली आपका अरुण का कलर कैसा है? अरुण का कलर आपका हरा है और शनि का कलर कैसा है बच्चा? काला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? लौंग की खेती, लौंग की खेती मुख्यतः कहां पर की जाती है? बताइए, लौंग की खेती मुख्यतः बच्चा आपकी कहां पर की जाती है? जल्दी से बताइए, लौंग की खेती मुख्यतः कहां पर की जाती है? तो लौंग की खेती क्या किसी भी मसाले का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा केरला या आंध्र प्रदेश, ठीक है, दोनों ही जगह आपकी सबसे ज्यादा होती है और नॉर्मली केरला ही आपका आंसर होता है। केरला वाले ही क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। बेटा सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे में महत्वपूर्ण होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में महत्वपूर्ण होता है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से किसकी जरूरत होती है? बताइए, फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से किसकी जरूरत होती है? चलिए बताइए। तो फोटोसिंथेसिस किसकी मदद से होता है? पत्तियां। अब मैंने आपको बहुत बार बच्चा बताया हुआ है कि ये जो हमारे पौधों की पत्तियां होती हैं, ये जो भाई हमारे पौधों में पत्तियां होती हैं, इनके बेसिकली दो कार्य होते हैं। एक तो हम सबको पता है, एक तो हम सबको पता है कि भाई क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती है, बट रेस्पायर भी करते हैं। पेड़ पौधे हमारी ही तरह सांस लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है पुराने समय से ही कि हमें रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ पौधे जब लाइट नहीं होती उस समय पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, और यदि आप पौधों के नीचे सो रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड सारी तुम्हारे शरीर में चली जाएगी। ठीक है, चलिए, आहार नाल के निम्नलिखित भागों में से रेनिन एंजाइम कहां पर बनता है? हमारे शरीर में रेनिन एंजाइम कहां पर बनता है? बताइए,
हमारे शरीर में रेनिन एंजाइम कहाँ पर बनता है? तो बच्चा हमारे शरीर में रेनिन एंजाइम कहाँ बच्चा? स्टमक में। कहाँ बनता है बच्चा? स्टमक में बनता है। चलिए, एक गिलास पानी के अंदर कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? जल्दी से बताइए, एक गिलास पानी के अंदर हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? एक गिलास पानी तुमने पिया, अरे रे आत्मा तृप्त हो गई, बस शांति पड़ गई। स्पेशली अभी आपका गर्मी का सीजन शुरू हो जाएगा, तब आपको ऐसे बहुत फील होगा कि पानी पीती तो कितनी ताकत आ गई। चलो भाई अब काम पे लगते हैं दोबारा से, बस अब पानी पी लिया, अब चलो दोबारा काम करते हैं, है ना, ऐसे वाली फीलिंग। तो पानी के अंदर, एक गिलास पानी के अंदर कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं होती। फिर मैम हमें पानी पीने के बाद एनर्जी लगती क्यों है? ऐसा होता क्यों है कि हमें एनर्जी आ गई, है ना? देखो, अगर आपको प्यास लगी है, अगर मैं आपसे बात करूं, हमारी जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर 70 to 80% तो पानी ही है ना, पानी ही पाया जाता है। तो हमें अगर प्यास लगी है, इसका मतलब ये है कि आपकी सेल्स के अंदर पानी की कमी हो गई है। वो सारी सेल्स आपके ब्रेन के पास एक सिग्नल भेजती हैं, जो आपको हाइपोथैलेमस, याद आया प्यार इश्क मोहब्बत ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, प्यास के बारे में हमें कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है कि भाई अब आपके शरीर को पानी की जरूरत है। हम में से ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो बिना प्यास के पानी पीते हैं, जो सही रूल होता है। हमारे शरीर को हर 3 से 4 घंटे के अंदर पानी की जरूरत होती है, यानी मिनिमम 1 गिलास पानी हमें पीना ही चाहिए। और यदि आप ज्यादा काम करते हो, पसीने वाला कार्य कर रहे हो, तो 2 गिलास आपको पीना चाहिए। मतलब वर्किंग कंडीशन में हो, फुल डे आप काम कर रहे हो, तो 3 से 4 घंटे में 2 गिलास पानी आपको पीना चाहिए। लेकिन हम पानी कब पीते हैं? जब हमारा शरीर मांगता है, जब हमारा गला सूख जाता है, हमें प्यास लगती है। और प्यास लगने का मतलब सिंपल है कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? लार का उपयोग किसके पाचन में होता है? हमारे शरीर में लार इनमें से क्या पचाने में मदद करती है? बताइए। मोम ग्लैंड के नाम से जाना जाता है बच्चा, हाइपोथैलेमस को हम लोग मोम ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बताइए, लार का उपयोग इनमें से किसके पाचन में होता है? तो भाई हमारे मुंह से कौन पचना शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज वाली कहानी मैंने सुनाई थी ना, शरबत वाला पानी, तो वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, इसीलिए मुंह में जाते ही पचना शुरू हो जाता है। हमारे माउथ के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट आपका लगभग 75% पच जाता है। माउथ के अंदर ही इतना कार्बोहाइड्रेट बच्चा पच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम इनमें से कौन सा है? यानी कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन पचाने में हमारे शरीर में मदद करता है? बताइए। तो बेसिकली 2 एंजाइम है। पेप्सिन जो हमारी स्टमक में बनता है, ठीक है, जो हमारे स्टमक में बनता है, जो प्रोटीन पचाता है, और जो भी बचा हुआ प्रोटीन है, जैसे इस पेप्सिन ने क्या करा? पेप्टाइड्स में बदल दिया। अब पेप्टाइड्स को फाइनली अमीनो एसिड्स में बदलने का कार्य करता है ट्रिप्सिन, जो हमारे शरीर में किसके द्वारा बनाया जाता है? मैम अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। यदि कुछ बच्चों को ये चीजें बड़ी मुश्किल लग रही हो, टफ लग रही हो कि यार ये कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो भाई इसी के लिए आपको थ्योरी पढ़नी होती है। इसीलिए के लिए कहा जाता है कि एक बार आप लोगों को थ्योरी पढ़नी ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है? अभी बताया था मैंने, जस्ट अभी बताया था कि कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा बनता है। बताइए, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा बच्चा आपका बनता है? तो कौन सा एंजाइम है जो बच्चा अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है? ट्रिप्सिन। कौन सा है बच्चा आपका? ट्रिप्सिन है। इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन है, और हमारे शरीर में इनमें से किस ऑर्गन के द्वारा बनाया जाता है? साथ ही साथ हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? बताइए, साथ ही साथ हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? इंसुलिन एक हार्मोन है हमारे शरीर में, जो पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है। पैनक्रियाज की खोज किसने की थी? तो आप आंसर लगाएंगे, लैंगर हेंस के द्वारा पैनक्रियाज की खोज की गई थी। पैनक्रियाज में उपस्थित होते हैं बीटा सेल्स, जो किसका क्रिएशन करते हैं? मैम इंसुलिन हार्मोन बनाने का कार्य करते हैं। और ये हार्मोन हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी शुगर लेवल को कम करके रखता है। और शुगर लेवल का मतलब क्या है? ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। किसको? ग्लूकोज लेवल को बच्चा आपका कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पित्त रस किस में जमा हो जाता है? पित्त रस इनमें से किस में जमा हो जाता है? बताइए, पित्त रस इनमें से किस में जमा होता है? बताइए।
पित्त रस इनमें से किसमें जमा होता है? तो पित्त रस बनाने का कार्य किसका होता है मैम? लीवर का। और स्टोर कौन करता है? गोल ब्लैडर। स्टोर कौन करता है? आपका गोल ब्लैडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? यानी हमारे मुंह के अंदर से ही इनमें से कौन पचना शुरू हो जाता है? हमारे मुंह के अंदर से इनमें से कौन पचना शुरू हो जाता है? बिल्कुल है बेटा रजनी, उसके लिए तो मेन है, मैंने तो लिखा ही हुआ है आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी, है ना। और भाई आरपीएफ वाले बच्चों के लिए नहीं निकाल पाई मैं एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि देखो इस टाइम पे तो मैं नहीं क्लास चलाना चाहती थी, बट एक्स्ट्रा टाइम का मेरे पास भाई नहीं हो पाया। तो ये तो गारंटी है कि इन क्लासेस से बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे, आरपीएफ में तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। एनटीपीसी में भी साइंस इस बार ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि सिलेबस आपका बदल गया है। आपसे कोई चाहे कितना भी कहे 10 नंबर 12 नंबर नहीं आएगी, 4-5 क्वेश्चन ही आएंगे आपके साइंस के। और देख लेना 4 से 5 में ही सिमट जाएंगे, 6-7 भी नहीं आने वाले, है ना। तो हमारे मुंह के अंदर सबसे पहले किसका पाचन शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन शुरू हो जाता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट का। अब चलिए भाई लास्ट में एक बार आप लोग बच्चा, जो भी बच्चे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थ्योरी के लिए कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से बने मैम, कहाँ से पेपर में आएगा, इन सब की थ्योरी हम कहाँ से पढ़े, तो भैया आरती मैम साइंस एप्लीकेशन सबसे पहले बच्चा आप लोग डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, नहीं तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एप्लीकेशन पर बैच मिलेगा संकल्प 2.0 बैच। ये संकल्प 2.0 बैच बच्चा, इसमें डेली रात 8 बजे, मतलब इस क्लास से पहले ही आपकी थ्योरी की क्लासेस चलती हैं, अभी 2-3 क्लासेस ही हुई हैं। इसके अलावा इसमें सिर्फ आपको थ्योरी नहीं, 9,500 में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ एसएससी और रेलवे की। और गारंटी है इस बात की कि अगर आपको एज इट इज कोई पेपर उठा लो, कोई भी पेपर, 70 से 80% पेपर मिल जाएंगे बच्चा, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इन टेस्ट सीरीज में से। यदि आपने 50 से 100 टेस्ट सीरीज भी इसकी लगा ली ना, तो भाई इस बात की मेरी गारंटी है, कोई एग्जाम है चाहे तुम्हारा एसएससी का, रेलवे का, सारे के सारे टेस्ट बच्चा मैंने इसमें कवर कराए हैं, है ना। तो जो 2-3 महीने की मेहनत है वो मेहनत बच्चा आपकी ये है। और 90 घंटे थ्योरी, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी थ्योरी आप लोग पढ़ने वाले हो। 90 घंटे की थ्योरी की बच्चा आपकी क्लासेस होगी। प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, मात्र 399 रुपए। कितने रुपए? मात्र 399 रुपए। तो वो बच्चे जिनको थ्योरी पढ़नी है, डिटेल्ड पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि भाई बिना थ्योरी पढ़े पेपर आपका क्लियर नहीं होगा। और रेलवे के एग्जाम बिना साइंस के भी क्लियर नहीं होते, ये बात भी आपकी सच है। भीड़ देखकर भीड़ के साथ चलना बहुत आसान होता है। मैं ये नहीं कहती कि भाई कोई टीचर बेकार है या वो गलत पढ़ाते हैं, भाई सब अपनी मेहनत करते हैं, सब अपने मेहनत का ही कमाते हैं और खाते हैं। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि थोड़ा सा बच्चों को ट्रस्ट जो होता है वो ट्रस्ट लेवल इश्यूज हो जाता है। बट हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये टीचर, भाई जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे अगर किसी का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मैं नहीं देखती कि उसकी क्लास पर 50 व्यूज है। मुझे ये लगता है कि भाई अगर उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, उसने मुझे इंफॉर्मेटिव चीजें बताई हैं, तो मेरे लिए फिर वो अच्छा ही टीचर हुआ। ओके, तो भाई ये मात्र 399 रुपए इसका प्राइस है। तो प्लीज जिस भी बच्चे ने अभी तक एनरोल ना कराया हो, आप लोग फटाफट से बच्चा इनमें एनरोल करा लीजिए। बुक बेटा जब आएगी, जब आपको बता दिया जाएगा। अभी मेरे पास कोई बुक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस बात की गारंटी है कि इस बैच से जो बच्चे पढ़ लेंगे ना, आप कोई बुक उठा लेना, फिर अगर कोई क्वेश्चन आपका अटक जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको ये लगे ना कि मैम आपने हमें ये चैप्टर पढ़ाया था, हमने इस वाली बुक को उठाया और इतने क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुए, क्योंकि भाई इतना डिटेल में मैं पढ़ाती हूँ कि बच्चे खुद ही आपको बता देंगे। जो पेड वाले बच्चे एक बार कमेंट कर देना भाई, वो आपको खुद ही बता देंगे कि किस लेवल का कंटेंट इसमें पढ़ाया जा रहा है ना। सो भाई प्लीज आप लोग इस बैच से जुड़ जाइए, स्पेशली एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। दूसरा बैच कब आएगा ये मुझे नहीं पता, शायद थोड़ा गैप होगा बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि भाई मैं भी बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ आपके, और शायद अगले 15-20 दिन और ज्यादा बिजी मेरे होने वाले हैं। इसी वजह से आरपीएफ वाले बच्चों के लिए भी मैं अलग से क्लास नहीं लगा पाई थी। तो चलिए भाई अब हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। 10 मिनट शो को इंपोर्टेंट लेक्स में आपकी कंप्लीट कराने वाली हूँ। जितने भी बच्चे इस सेशन में सारे के सारे उस सेशन में मूव कर जाइए, क्योंकि लेक्स का क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जी के आएगी तो लेक्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।